से हम लोगों का जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो संघ होगा, फिर इसके बाद राज्य होगा, फिर इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आज हम लोग संविधान का भाग 5 स्टार्ट करेंगे। संविधान का भाग 5 क्या कहता है और इसमें किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, कोई बता पाएगा? इक्यावन तक तो आपका हो चुका है ना, 51 से कैसे होगा? 51 और 51 का तो आपका समाप्त ही है। तो उसके बाद क्या आर्टिकल आएंगे? 52 से लेकर के 51 तक आपका जो है इसमें भाग 5 के अंतर्गत होगा। और भाग 5 में जो बात बताई गई है, मूल रूप से बात इसमें बताई गई है वो संघ के बारे में बताई गई है। संघ तो संघ द यूनियन के बारे में बात करता है। तो यूनियन जो होगा, यूनियन की पूरी संरचना यानी कि संघ। देखिए भारत कैसा देश है, संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है। तो संघीय शासन व्यवस्था में ये व्यवस्था होती है कि संघीय शासन कंट्री वाले जितने भी नागरिक होते हैं, उसकी जो जनता और जनसंख्या होती है, जनता जो होती है उसकी, उस पर दोहरे शासन किए जाते हैं। दो संस्थाओं के द्वारा उस पर शासन किया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 1919 का अधिनियम है ना, जिसे क्या कहते हैं? पार्लियामेंटो सुधार, ठीक है, या मॉन्टेग्यू सुधार, ठीक है। और 1909 के अधिनियम को क्या कहते हैं? पार्लियामेंटो सुधार कहते हैं। और 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू सुधार कहते हैं। तो बात यहाँ पर क्यों हो रही है मॉन्टेग्यू सुधार की? कि 1919 में क्या था? प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की थी। यही 1935 में जब जाते हैं तो क्या होता है? प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है और संघ में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू कर दिया जाता है। ये आप पढ़े होंगे। तो यहाँ पर ये द्वैध शासन की बात करी जा रही है। इसका मतलब है कि जनता पर दो तरह के लोगों का अधिकार। उस समय की जब बात हो रही है तो वहाँ पर बात हो रही है, एक तो भारतीयों द्वारा चुने गए उनके प्रतिनिधि और दूसरे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि। तो ये दो प्रतिनिधि मिलकर के शासन करते थे। किस पे? भारत की जनता पर शासन करते थे। तो उस समय तो हमारा देश गुलाम था। ये गुलामी के दौर की व्यवस्था थी कि अंग्रेज एक तरह से कहिए अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी की इकाई जो हमारे पर शासन करती थी, दूसरा हमारे जो चुने गए प्रतिनिधि हुआ करते थे। तो उसमें क्या हुआ करता था कि उसमें कुछ विषय निर्धारित कर दिए गए थे कि जिन पर जो निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे उसी पर केवल राय रख सकते हैं, उसी पर केवल कानून बना सकते हैं, उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। कुछ विषय थे जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को मिले हुए थे और वो उस पर कोई इनकी राय नहीं ली जाती थी। यानी कि जनता पर दो तरह के थे। उसमें कार्यों का बंटवारा हो चुका था। कुछ व्यवस्थाओं को लेकर के भारतीय जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते थे वो कानून के लिए बात करते थे, ठीक है। जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस तरह की चीज़ें जो थी, जो सामान्य मुद्दे थे, तो उस पर वो चर्चा करने के लिए वो गठित की गई थी कमेटी। मतलब उनका कार्य ये था। और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का काम हुआ करता था, वो क्या करती थी? वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो भी रूल रेगुलेशन बनाने होते थे, कठोर कानून की, जिससे ऐसा ना हो कि भारतीय लोग उसका विरोध करें और एक दिन ऐसा भी आ जाए और कहते ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से भाग जाओ। तो वो इस नाते कंट्रोल की सारी इकाई और वित्त वगैरह पूरी उनके पास सुरक्षित हुआ करता था। तो यानी कि वहाँ पर भी जनता के ऊपर शासन दोहरा किया जाता था। लेकिन जब देश आज़ाद हमारा हो गया है तो आज़ादी के बाद में ये व्यवस्था, हमारी दोहरे शासन व्यवस्था को लिया गया, क्योंकि 1935 के अधिनियम में जो व्यवस्था थी वही व्यवस्था को हमारे यहाँ अडॉप्ट कर लिया गया। तो 1935 के अधिनियम में बताया गया क्या कि केंद्र में दोहरी शासन व्यवस्था थी, ठीक है। तो हम लोग जब आज़ाद हुए तो हमारी यही व्यवस्था अडॉप्ट की गई। तो हमारी जो जनता थी, भारत की कोई जनता तो है नहीं। अगर आप देखा जाए कि भारत में जितने राज्य हैं और राज्य जितने हैं तो राज्यों के जितने नागरिक हैं, तो सारे, चूंकि राज्य जो है वो संघ के अंतर्गत आते हैं, संघ राज्यों से ही मिलकर के बना हुआ है। संघ क्या होता है? राज्यों का गठन ही संघ है। तो अब जनता कहाँ रहेगी? राज्यों में रहेगी। और राज्य किसकी इकाई है? संघ की इकाई है। समझ रहे हैं बात को? तो संघ की इकाई है, तो संघ में तो राज्य जब आते हैं तो जनता भी आ जाएगी। तो यहाँ पर भी मुद्दे बांट दिए गए। मुद्दे क्या बांट दिए गए? जैसे उस समय तो था कि
कुछ ऐसे आरक्षित विषय थे और एक थे अनारक्षित विषय। मतलब आरक्षित विषय वो हुए करते थे अंग्रेजों के समय की बात, 1935 के अधिनियम की बात या 1919 के अधिनियम के बाद तहत हम लोग जब थे, तो उसमें कुछ विशेष पावर जैसे वित्तीय शक्ति, सुरक्षा और शासन संबंधी जो व्यवस्थाएं थी सब उनके पास, अंग्रेजों के पास, गवर्नर जनरल की परिषद के पास हुआ करती थी। और बाकी जो सामान्य मुद्दे थे, शिक्षा, स्वास्थ्य और इस तरह से जो मुद्दे थे, वो उसके लिए भारतीय परिषद हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जब संघ का गठन हुआ तो संघ के अंतर्गत पूरा भारत आ गया, पूरे राज्य सभी आ गए, तो संघीय व्यवस्था हो गई। और फिर राज्य जो है, हर राज्य अपने अपने हिसाब से बना हुआ है। हमारे हर राज्य विविधताओं में एकता वाला राज्य देश है भारत हमारा। भिन्न भिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न राज्य, कहीं रेगिस्तानी क्षेत्र पड़ता है, कहीं पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है, कहीं बर्फीला क्षेत्र पड़ता है, कहीं मैदानी क्षेत्र पड़ता है, कहीं पठारी क्षेत्र है। यही तो बटा हुआ हमारे राज्य। ऐसे क्षेत्रों में बटा तो विविधताओं से संपन्न क्षेत्र है। कहीं आदिवासी जनसंख्या ज़्यादा होती है, कहीं पर आप देखेंगे कि जनजातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ या अनुसूचित जातियाँ ज़्यादा मिलती कुछ क्षेत्रों में। कहीं कहीं आपको देखेंगे कि नहीं, मिक्सअप होता है। जैसे मैदानी क्षेत्रों में देखेंगे तो यहाँ पर सब मिलेंगे सिवाय अनुसूचित जनजातियों को छोड़ के। अनुसूचित जाति और सामान्य लोग सभी लोग मिलेंगे यहाँ पे। लेकिन अगर थोड़े से एक तरह से जंगली क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाइए तो वहाँ पर क्या, कौन लोग मिलेंगे ज़्यादा आपको? जनजातियाँ ज़्यादा मिलेंगी। और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टेट मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखेंगे कि वहाँ पे अनुसूचित जातियों की सीटें समाप्त कर दी गई हैं। वहाँ अनुसूचित जाति है ही नहीं, मतलब इस रूप में नहीं है कि उनकी सीटें लोकसभा में निर्धारित की जाए, इस नाते सीटें को समाप्त कर दी गई है उनकी। अब वहाँ पर अनुसूचित जनजाति की जो व्यवस्था है या सामान्य लोगों की जनसंख्या है, तो कहने का मतलब विविधताओं में एकता का सिंबल है। तो संघ जो है, संघ सबको लिए हुए है, संघ सबको लिए है ना, सबको लिए मतलब सारे राज्यों को लिए हुए हैं, चाहे पर्वतीय हो, चाहे पठारी हो, चाहे मैदानी हो, चाहे रेगिस्तानी हो, कुछ भी राज्य हो, संघ के अंतर्गत सब आते हैं। तो संघ के अंतर्गत जब सब आएंगे तो सबके लिए कॉमन कुछ एक कानून होना चाहिए, जिस पे कानून बनाने का अधिकार संघ को होगा। तो संघ ने बहुत सारे कानून अपने लिए रख लिए हैं। तो संघ सूची के विषय के कानून आ गए हैं, यही नहीं जनता के लिए। और कुछ ऐसे रह गए हैं जो जिस राज्य विशेष में है उस राज्य का कुछ नियम कानून है, उस राज्य विशेष में जो नियम कानून है उसके तहत उन्होंने राज्य के लोग उस पर जनता को शासन देते हैं, सुविधाएं देते हैं उनको। तो राज्यों की व्यवस्था उसमें की गई है, समझ रहे हैं ना बात को? तो जनसंख्या का दोहरा शासन व्यवस्था भारत में पाया जाता है। संघीय जिन भी राष्ट्रों में संघीय शासन व्यवस्था है वहाँ पर यही चीज़ें देखने को मिलती है। संघ में यही व्यवस्था रहती है कि जो जनता है, जैसे हम लोग हैं उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो हमारे ऊपर एक इकाई है जो राज्य की, जो शासन संचालन कर रही है। साथ ही साथ हमारे पास एक संघीय इकाई भी है जिसमें प्रधानमंत्री पीएम हमारे हैं, वो भी हमारे विकास को देखते हैं। यानी हमारे साथ साथ क्या सभी राज्यों जितने राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश है सबको देखते हैं, और उन्हीं में से हमारा भी एक राज्य आता है तो हमको भी देखते हैं वो। तो उसके लिए भी कॉमन लॉ बनाया उन्होंने, मतलब सभी जनता के लिए, समझ रहे बात को? तो जिस जगह की, जिस राष्ट्र में ऐसी कोई व्यवस्था हो कि दो निर्वाचित इकाइयाँ उन जनता पर शासन करते हो, वही जनता दोनों निर्वाचित इकाइयों का चुनाव करे। संघीय शासन व्यवस्था, दोहरी शासन व्यवस्था, दोहरी नीतियां बनाने वाले जो राष्ट्र है वो संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। समझदारी बात? इसमें विशेष सब्जेक्ट बटे रहते हैं। यहाँ पर बात हम लोग करेंगे उन्हीं जो संघीय इकाइयाँ जो बनी हुई हैं, जो संघीय शासन व्यवस्था में राज्य सरकार, केंद्र सरकार। तो हम लोग बात आज करेंगे उस संघीय इकाई के पहले चरण की बात करेंगे, संघ के बारे में। तो संघ के अंतर्गत सब कुछ आ जाएगा, यानी कि संघ का अपना सब कुछ एक होगा। एक तो उसकी सरकार होगी, ठीक है, एक उसकी सरकार होगी, उसकी विधायी निर्माण की एक प्रक्रिया होगी और विधायी निर्माण की एक संस्था होगी, उसकी अपनी एक न्यायपालिका होगी। उसी तरह राज्य की भी अपनी एक सरकार होगी, राज्य की अपनी एक विधानपालिका होगी, राज्य की अपनी एक न्यायपालिका होगी। समझा रही बात ना? तो यहाँ संघ के अंतर्गत हम लोग देखेंगे संघ की 3 इकाइयाँ, ठीक है? क्या? कार्यपालिका, कार्यपालिका कहिए या उसको व्यवस्थापिका कहिए, इसके अलावा आप मान लो कार्यपालिका कहिए, विधायिका कहिए, न्यायपालिका। तो ये 3 चीजें इसके अंतर्गत देखेंगे, आप पढ़ेंगे क्या क्या चीजें देखने को आपको मिलेगी। 3 इकाइयाँ भारतीय संविधान में जो व्यवस्था की गई है, एक तो कोई सरकार होगी, या ऐसे कहिए कि एक तो विधि निर्माण इकाई होगी जो विधि बनाएगी, कानून बनाएगी, ठीक है, और दूसरी इकाई ये होगी कि जो उसको क्रियान्वित करेगी जो कानून बना हुआ है, और तीसरी ये होगी कि उस कानून में
है ना, कानून का क्रियान्वयन कहीं सही हुआ है कि गलत हुआ है, या क्रियान्वयन सही हो उसको देखने के लिए न्यायपालिका होगी, है ना। तो ये 3 इकाइयां इसके अंतर्गत आ जाती है। संघ के अंतर्गत 3 इकाइयों को देखेंगे, फिर राज्य जब देखेंगे तो राज्य की 3 इकाइयों को देखेंगे। अब जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, मान लो पहले देखेंगे हम लोग कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम क्या है, जो नीतियां बनी हो उसको क्रियान्वित करें, और नीतियां बनाने में व्यवस्थापिका तो आपको ये विधायिका जो है आपकी, यानी कि संसद, विधायिका, इससे कानून बनवाए। कार्यपालिका प्रतिनिधित्व करे किसी चीज का, क्योंकि इसमें सदन जो होता है, विधि निर्माण करने वाला सदन होता है। कार्यपालिका जो होती है, कार्यपालिका मतलब होती है सरकार, वर्तमान जो सरकार होती है वही कार्यपालिका होती है, ठीक है। तो कार्यपालिका जिसकी होगी या जिन लोगों की होगी वो विधायिका में भी बहुमत रखते हैं, मतलब उनकी संख्या विधायिका में भी ज्यादा होती है, क्योंकि कार्यपालिका आप जानते हैं सदन के जब भी निर्वाचन होता है कार्यपालिका का, तो सरकार उसी की बनती है जिसका बहुमत होता है। तो बहुमत होगा तो किसका, सदन जो है, जो विधि बनाने वाली निकाय है, उसमें उसका बहुमत होगा, तो वो विधि बनाएंगे, अपना विधायिका में आकर के कानून बनाएंगे। जरूरत समय जैसे कृषि बिल आ गया, कानून लगता है कि किसानों को भला करना चाहिए, तो एक कानून बना देते हैं कृषि बिल को लेकर के, तो वो कानून इसमें अपना लाएंगे, अपना पेश करेंगे। अगर वो सही होगा तो सदन उसमें बहुमत से इसको कानून बना देगा, और कानून जब बना देगा तो कार्यपालिका उस कानून का क्रियान्वयन करेगी। और क्रियान्वयन करने में कोई अड़चन आ रही है, किसी जनता को लग रहा है कि गलत क्रियान्वयन हो रहा है या जो भी चीजें हो रही है, तो वो जनता क्या करेगी, न्यायपालिका में जाएगी। क्या जाएगी, न्यायपालिका में जाएगी। न्यायपालिका क्या करेगी, उसमें जजमेंट देगी। कोई, या मान लो कोई जनता रुष्ट है कि सरकार ने गलत कानून बना दिया है, ये कानून गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो इसमें जाएंगे, न्यायपालिका में जाएंगे, उस बात के खिलाफ अपनी कार्रवाई करेंगे। अगर वो सब कुछ सही सेट बैठ जाता है तो कानून निरस्त कर दिया जाएगा। समझ रहे बात को। तो ये कुछ संरचना है संघ की, ऐसी संरचना हमारी राज्यों की होगी। यहाँ पर देखेंगे आप कार्यपालिका के प्रधान के रूप में देखेंगे तो कार्यपालिका का हेड कौन होता है, अगर देखेंगे उस तरह से कि कार्यपालिका जो होगी तो राष्ट्रपति ही सारी चीजें करता है। कार्यपालिका का जो प्रधान होगा, वास्तविक प्रधान का, देखिए अब कहेंगे तो राष्ट्रपति ही है, लेकिन कहने का मतलब व्यवहारिक रूप में अगर हम देखेंगे, व्यवहारिकता में देखें तो प्रधानमंत्री जो कहते हैं, और प्रधानमंत्री जो कहते हैं इसका मतलब उनकी कैबिनेट कहती है। कैबिनेट का मतलब है कि उस समय मंत्री जो सरकार कार्यपालिका है उस समय की वो कहती है, तो राष्ट्रपति उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। राष्ट्रपति यहाँ पर दिखाई देंगे आपको, ठीक है। या आप कहिए कार्यपालिका को क्रियान्वित करने की अगर हम इस तरह से व्यवहारिक में समझें तो प्रधानमंत्री लीडरशिप करेंगे, और जो नीतियां बनी उनको क्रियान्वित करने के लिए अपने जो जो मंत्रीज हैं उनके कैबिनेट मंत्री उनके माध्यम से संचालित करवाएंगे, कार्य संचालित होगा। और जब विधि बनाना होगा, कानून बनाना होगा, तो संसद बैठेगी, लोकसभा, राज्यसभा, उसमें कोई विधेयक पास होगा, कानून बनेगा, वहाँ पर वो सदन कानून बनाने का होगा। उस कानून बनने के बाद जो है उसका क्रियान्वयन किया जाएगा, यानी वहाँ का प्रमुख जो है राष्ट्रपति एक तरह से कहीं हो जाएगा अपना, क्योंकि राष्ट्रपति के बिना स्वीकृति के कोई कानून नहीं आता। समझ रहे होंगे बात को उसको। इसके बाद आप देखेंगे कोई अड़चन आने पर न्यायपालिका है, और अगर सरकार मान लो न्यायपालिका में कोई गया, कौन गया, जनता जाएगी, तो जनता जाएगी तो सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला भी कोई होना चाहिए, यानी अटॉर्नी जनरल वगैरह जो होते हैं, यानी कि उसका कोई विधिक सलाहकार होना चाहिए सरकार का, तो वो सब इसी इकाई के अंतर्गत आएंगे। तो आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक यही सारी बातें बताई गई क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है। कृषि कानून के लोग न्यायपालिका में जाना चाहते हैं। देखिए जनता है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में आपको आंदोलन करने की, अपनी बातों को रखने की आज़ादी मिली है। आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा है, ठीक नहीं, कहने की बात नहीं, जैसे आपके ऊपर स्वतंत्रता है ना, आप कानून में चुपके से चले जाइए और सब लोग एक साथ चले जाइए, तो दोनों बात एक ही है। आप किसी चीज को रोक करके कि भाई तुरंत रुकिए और तुरंत सुनिए हमारी बात को, ये भी आप कर सकते हैं। या आप अपने एप्लीकेशन के माध्यम से बातों को कह सकते हैं, साहब उसको देखिए, कार्यों को रोका नहीं जाएगा, बाधित नहीं किया जाएगा, लेकिन ये कानून ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सरकार को क्या कहते हैं, सरकार चूंकि चुनी जाती है जनता से ही, तो जनता अगर इस रूप में आ जाती है कि नहीं सरकार को हम बाध्य करेंगे कि आप ऐसे करिए, तो उसको स्वतंत्र रूप से आंदोलन करने की आज़ादी है भाई, उसको तो संप्रभुता है ना। आपने देखा आर्टिकल 16 में आपको क्या बातें बताई गई हैं, किसी तरह की स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। 19 में, आर्टिकल 19 में
ठीक है, तो वो अभिव्यक्ति की जो 6 तरह की आपकी स्वतंत्रताएं आपको दी गई, उन स्वतंत्रताओं का हनन कैसे कर दिया जाएगा। और कानून जो बना हुआ है विधिक तरह के तो बहुत सारी चीजें हो, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो आपको सड़कें जाम नहीं करनी चाहिए, किसी चीज में और स्ट्राइक ही नहीं करना चाहिए, किसी चीज को मांग ही नहीं उठानी चाहिए। मान लो आपको सैलरी, आपको कोई कर्मचारी आपको सैलरी बढ़वानी है, तो बहुत सारे लोग होते हैं जैसे पेंशन को लेकर के इस समय देखिए मुद्दों पे बहुत सारे लोग हैं कि साहब पुनः पेंशन बहाल की जाए, तो उसके लिए आंदोलन है। तो कानून में जाइए ना, आप कानून में लिखिए, उसमें करिए अपना कानून करके। ये नहीं है तो फिर तो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी छीन ली जाएगी कि वो अभिव्यक्त नहीं कर सकते किसी चीज़ को। तो ये क्यों गए का सवाल नहीं है, अब गए तो गए। बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं जिस पे लोग नहीं जा पाते हैं, लेकिन अब किसानों ने एकता अपनी दिखाई और वो गए और सरकार को वापस लेना पड़ा कानून को, तो वो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत है। या आपको आंदोलन करने की जो स्वतंत्रता है बिना हथियारों के इस तरह की चीज़ों के साथ में, तो आप आंदोलन कर सकते हैं। तो ये क्यों गए क्यों नहीं गए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग के अधिकार छीन जाते हैं, वो शांति से बैठे रहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जरा सा अधिकार छीनता है वो कोर्ट तक जाते हैं, और निम्न कोर्ट से लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ तक जाते हैं, अपने आप को ले जाते हैं। तो उस पर ये कहना कि क्यों किया क्यों नहीं किया, एक उनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि क्यों नहीं किया। तो हम लोग इसके अंदर देखेंगे जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होंगे कार्यपालिका के राष्ट्रपति महोदय होंगे, जो आर्टिकल 52 से लेकर के 62 के मध्य के बारे में चर्चा की गई होगी। ठीक है, उसके बारे में देखते हैं आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें राष्ट्रपति महोदय के बारे में। ठीक है, आइए कुछ थोड़ा सा देखते हैं, नोट करिए। नोट करिए बच्चों, संघ द यूनियन भाग, बस ऐसे हेडिंग कर लीजिए, इसके अंतर्गत लिखिए भारतीय संविधान के भाग 5 संघ, जिसे द यूनियन कहेंगे आप इंग्लिश में, से संबंधित है या संघ से संबंधित है संविधान का भाग, या इसमें ऐसे ही आगे कर लीजिए चूंकि बार बार रिपीटिशन ना हो, तो लिखिए भाग 5 का अध्याय 1 इसे 5 अध्यायों में बांटा गया है, पता होगा आप सभी को। तो भाग 1 अध्याय 1 अनुच्छेद 52 से 78 के मध्य, या 52 से 78 सीधे लिखिए, अनुच्छेद 52 से 78 किसके बारे में बताया गया भाई? नहीं, संघीय कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति 62 तक मैंने बताया था, 52 से 62 तक। ठीक है, तो संघीय कार्यपालिका के बारे में विवेचना करता है, संघीय कार्यपालिका के बारे में विवेचना करता है। इसके तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा भारत के नाम महान्यायवादी संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। पैराग्राफ चेंज करिए। भारतीय लोकतंत्र के 3 आधार स्तंभ
3 आधार स्तंभ कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका पर ही भारतीय शासन प्रणाली टिकी हुई है। ये आपको राज्य में भी मिलेगा, केंद्र में तो आप पढ़ ही रहे हैं। टिकी हुई है ठीक है। तो आप इसमें आर्टिकल्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि 52 से 78 तक क्या बातें बताई गई कार्यपालिका के संदर्भ में। तो उसमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण सबसे बड़ी इकाई है वो राष्ट्रपति महोदय हैं, जिनका आर्टिकल 52 से 62 तक मैंने जिक्र किया। तो एक एक आर्टिकल के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं और उनकी जो विधियाँ हैं, जैसे निर्वाचन की पद्धति वगैरह है, तमाम सारे ऐसे हैं, त्यागपत्र वगैरह को लेकर के तमाम सारी बातें इसमें हैं। तो वो सब सारा उल्लेख इसमें करना होगा। तो पहले संक्षेप में देखते हैं, फिर इसके बाद में जो जरूरी होगा उसका डिटेल में किया जाएगा। करिए अनुच्छेद 52 सीधे ऐसा करिए ना, इसमें ऐसे क्रम वाइज तरीके से चलते जाइए। जिन किन आर्टिकल्स में डिटेल करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उनकी डिटेल हम लोग कर लेंगे। तो आर्टिकल 52 इसमें लिखिए, एक लाइन की बात है कि भारत का राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो उसको करें आप। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 करिए। जिसमें यह बात बताई गई है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित होगी, यानी राष्ट्रपति में निहित होगी। तो लिखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। और अगला है आर्टिकल 54, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव या निर्वाचन से संबंधित है। इसमें क्या है नोट करिए। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति की नियुक्ति, पैसेज हमेशा चेंज कर लिया करें। राष्ट्रपति की नियुक्ति निर्वाचन द्वारा होती है। यानी कि इसमें जो है राष्ट्रपति का चुनाव, इस आर्टिकल में अगर संक्षेप में हम कहें तो राष्ट्रपति का चुनाव वर्णित है। ठीक है, और चुनाव किस तरह से होगा उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। कौन कौन भाग लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में, कौन बताएगा? कहाँ के मनोनीत नहीं रहे?
जो 12 राज्यसभा में मनोनीत करता है, जो आम भारतीय होता था, वो नहीं रहेंगे, वो उसके बाद इलेक्टेड सभी रहेंगे। सारे जितने भी सदन आपके हैं, यानी कि हम संघ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो संघ में 2 ही बड़े सदन हैं, 2 ही सदन हैं आपके, एक तो लोकसभा है, दूसरी राज्यसभा है। तो इसके संपूर्ण निर्वाचित सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हुए सदस्य नहीं रहेंगे। पहले आम भारतीय थे लोकसभा में, तो अब तो समाप्त हो चुके हैं, आप देख रहे हैं लोकसभा में समाप्त हो चुके हैं, लेकिन राज्यसभा में अभी भी हैं। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर 12 होंगे वो इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे। साथ ही साथ अगर किसी राज्य की हम बात करें तो राज्य की सभी जो विधानसभाएं हैं, और ध्यान रखिएगा राज्य की विधानसभाएं ही सिर्फ भाग लेती है, ना कि किसी राज्य में विधान परिषद अगर है तो विधान परिषद के मेंबर नहीं भाग लेते हैं। केवल कौन लेते हैं? विधानसभाओं के सदस्य लेते हैं। उसमें से भी जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो भाग नहीं लेते, है ना। तो उसमें क्या राज्यपाल, जो राज्य के राज्यपाल होते थे वो एक अखिल भारतीय को नियुक्त करने की बात करते थे, है ना। अब रह नहीं है तो वो भी अब समाप्त कर दिए गए हैं। तो इस तरह से आपको देखना होगा कि जितने भी राज्य हैं सबकी विधानसभाओं के सदस्य भी निर्वाचन में भाग लेंगे। अब उनके मतों का मूल्य एक अलग विषय है, उस पर आगे चर्चा करेंगे। मतों का मूल्य अलग अलग होगा, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य समान होगा, लेकिन यहीं पर आप बात करेंगे अगर विधानसभाओं के सदस्यों के मतों का मूल्य तो वो भिन्न होगा, ठीक है, लेकिन वो उनका रहेगा, ठीक है। विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर किसी की विधानसभा है तो संयोग से केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देखेंगे तो केवल 2 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, जिनकी अपनी विधानसभाएं हैं। तो उन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। तो बाकी सभी राज्य, जितने राज्य हैं, सारे राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेंगे, ठीक है, विधानसभाओं के। और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुडुचेरी के, ये 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके निर्वाचित प्रतिनिधि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो 3 इकाई अगर देखें तो 3 बॉडीज हुई जहां से उनका निर्वाचन होता है। एक तो हो गया आपका लोकसभा, दूसरा आपका राज्यसभा, और तीसरा आपका विधानसभा है। और विधानसभा में संपूर्ण विधानसभा है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ चुनाव की बात है, आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में कहता है। चलिए इसमें, और चुनाव जो होगा या निर्वाचन कहिए इसको, ठीक है, राष्ट्रपति की नियुक्ति निर्वाचन द्वारा होती है। यह निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसमें या जिसके सदस्य जो भी करें, जिसमें नंबर 1 डैश करके, और 2 ही निकाय इसमें लिखे। 3 तो मैंने बताया आपको, लेकिन 3 को अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तो थोड़ा आपको लगेगा कि एक तो केंद्र कह दीजिए, एक राज्य कह दीजिए, और केंद्र में अगर कहेंगे तो लोकसभा राज्यसभा हो जाएगी, और राज्य में कहेंगे तो आप विधानसभा हो जाएगी। ऐसे कर सकते हैं। तो इसको लिखिए 2 इकाई के रूप में। नंबर 1 लिखिए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। नंबर 1 है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और अगला है आर्टिकल 55, जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका क्या होगा, किस पद्धति के तहत चुनाव लेगा। ये तो बात हो गई कि चुनाव में कौन कौन भाग लेगा। और अगला है अनुच्छेद 55 जो कह रहा है, वो क्या कह रहा है, क्या हो गया, 52 में कार्यपालिका का एक प्रधान राष्ट्रपति होगा, और कार्यपालिका की शक्तियों का मतलब एक तरह से 53 में क्या कहा गया है, कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी, और वो अपने सबऑर्डिनेट्स के माध्यम से वो कार्य करेगा, है ना। यानी कि एक तरह सबऑर्डिनेट मंत्रिपरिषद भी एक तरह से कहिए, और मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है, तो वो प्रधानमंत्री उसको एक तरह से अपनी मंत्रिपरिषद के बाद वो बताता है।
राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देते हैं। और राष्ट्रपति के पास बहुत सारे ऐसे पावर है जो अपनी वीटो पावर रखता है, वो उसका प्रयोग कर सकता है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम लोग। तो वो रखता है, अन्यथा वो बाकी चीज़ों के लिए बाध्यकारी है। ठीक है, ये एक्चुअली क्या था, पहले जब व्यवस्था थी तो गवर्नर जनरल हुआ करता था अंग्रेजों के समय में, और बाकी भारतीय जनता निर्वाचित होकर के जाती थी। तो उस समय की व्यवस्था में क्या था, जब गुलाम था देश, तो उस समय व्यवस्था में कि गवर्नर जनरल जो हुआ करता था वो बाध्य नहीं होता था कि जो विधायिका के मेंबर जो निर्वाचित होकर के आते थे, निर्वाचित सदस्य होते थे, सदन जो होता था, उनकी बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं होता। तो उस समय क्या था कि गवर्नर जनरल पावरफुल स्थिति में, फुल पावरफुल स्थिति में था। वो चाहता तो इन बातों को, उनके सजेशन को नकार सकता था सिरे से, समझ रहे हैं। जब ये देश गुलाम था, यानी कि जो भारतीय जो सरकार का अंतरिम सरकार वगैरह का जो गठन किया गया था, आप देखते हैं बाद इस्तीफा दे देते हैं सब लोग, और कि मतलब ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, नहीं हो रही है, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। उसके पीछे का यही पावर था कि राष्ट्रपति बड़ा शक्तिशाली था उस समय राष्ट्रपति का जो पद था वो गवर्नर जनरल के नाम से जाना था। ठीक है, वो पूरी शक्ति रखता था, निर्वाचित सदस्य उतने शक्तिशाली नहीं हुआ करते। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, यही व्यवस्था तुरंत अडॉप्ट कर ली गई। लेकिन अंतर क्या किया गया कि जो उस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको राष्ट्रपति नाम दे दिया गया। जब देश आज़ाद हुआ तो उसका नाम राष्ट्रपति कर दिया गया। और दूसरा परिवर्तन ये कर दिया गया कि उस समय जो एक तरह से कहिए निर्वाचित सदन था और वहाँ पर गवर्नर जनरल था, तो वहाँ पर गवर्नर जनरल की ये स्थिति थी और निर्वाचित सदस्यों की ये स्थिति थी, यानी कि इस पर ये भारी नहीं पड़ते थे कभी। किसी भी भारी का मतलब यहाँ पर है कि कोई कानून बनाना हो तो इसके लिए बाध्यकारी नहीं होता था। ठीक है, लेकिन जब आज़ाद हो गया देश तो क्या हो गया कि जब ये सदन जो आया, मतलब जो निर्वाचित सदस्य हुए ये मजबूत हो गए और इनकी मैक्सिमम बातों को मानने के लिए बाध्य हो गए। प्रमुख तो रहा, लेकिन ये राष्ट्रपति जो बना, गवर्नर जनरल जो राष्ट्रपति कहा गया आगे चल करके, ये क्या हो गया, बाध्यकारी हो गया। लेकिन तब भी जैसे गवर्नर जनरल को कुछ चीज़ों के लिए स्वतंत्रता दी गई थी कि वो बात चाहे तो इनकी बातें ना भी माने, कुछ शक्तियाँ उसको दी गई। जैसे जेबी वीटो वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, जो ज्ञानी सिंह ने सबसे पहले यूज किया था। तो ऐसी कुछ शक्तियाँ अभी भी इसके पास हैं कि जो चाहे तो उसका प्रयोग वो कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसकी स्थिति में सेम परिवर्तन यही आ गया है राष्ट्रपति के लिए। और राष्ट्रपति एक तरह से कहिए कि एक सुपरविजन करने का काम करते हैं, सदन की कार्रवाई की पुष्टि करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये सेंस वहाँ पे बनता है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आर्टिकल 55 आप करिए। 54 हो गया आपका, राष्ट्रपति का चुनाव था। अनुच्छेद 55 करिए, राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। एक चीज़ और भी है कि जैसे अगर कभी भी पूछता है कि जैसे मैंने अभी जो आर्टिकल 54 में बताया कि सभी राज्यों की विधानसभाएं राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती हैं। ठीक है, निर्वाचित सदस्य। साथ ही साथ दिल्ली और पुदुचेरी के भी जो सदस्य हैं विधानसभाओं के, वो भी भाग लेते हैं। तो पूछता है कभी कभी किस अनुच्छेद के माध्यम से या किस संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली और पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के लिए शामिल किया। 70वां है बच्चों। ठीक है, लिखिए उसी में वही लिख लीजिए, 54 वाले कॉलम में ही लिख लीजिए, एक लाइन नोट टाइप का कर लीजिएगा जो 54 में होना चाहिए कि 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पुदुचेरी तथा दिल्ली की विधानसभाओं के पुदुचेरी या पादुचेरी या पुडुचेरी 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पांडिचेरी तथा दिल्ली की विधानसभाओं को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। चलिए अब चुनाव की हम लोग प्रक्रिया करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। ठीक है, 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका है वो क्या है।
ठीक है, चलिए नोट करिए इसमें चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया थोड़ा लिख लीजिए इसको। भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापन में, भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापन में एक रूपता तथा राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त करने के लिए, राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त करने के लिए संसद और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सदस्य, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सदस्य के मत का मूल्य निम्न विधि से निकाला जाता है। नंबर 1 है एक निर्वाचित एमएलए के मत का मूल्य, यानी विधायक के मत का मूल्य। एमएलए मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एमएलए को विधायक। ठीक है, जो राज्यों के विधानमंडल के ठीक है, तो राज्यों के विधानमंडल के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनका रोल रहता है, और उनमें जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, यानी कि एमएलए जिन्हें विधायक कहा जाता है, विधायक, ठीक है, जिन्हें एमएलए, ये इनका मत, क्योंकि देखिए राज्य जो अगर बात करेंगे तो राज्यों में अगर वर्तमान समय में देखेंगे तो 28 राज्य हैं, और राज्यों की, सभी राज्यों की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। केवल 4 राज्यों को एक ही माना कि आपको भी पता होगा कि भारत में व्यवस्था है कि किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से कम नहीं होनी चाहिए और 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके सदस्यों की संख्या कम। कौन कौन से राज्य? कौन कौन से हैं? सिक्किम है और गोवा है, और गोवा है अरुणाचल प्रदेश। अरे नहीं, गलत ना बोलो, गलत बोल रहे, कॉन्फिडेंस से मान लो। और कोई बताइए? पुदुचेरी है, और कोई? पूर्वोत्तर भारत का राज्य है? नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, नहीं वो भी नहीं है। और क्या बचा? मिजोरम। ठीक है, ठीक है, ये जो सदस्य है, देखिए इसमें गोवा, मिजोरम में 40 सदस्य हैं, ठीक है, पुदुचेरी में 30 हैं और सिक्किम में 32 हैं। ये अपवाद है कुछ स्टेट, ये स्टेट अपवाद है जहां 60 से कम सदस्य हैं, ठीक है। बाकी सभी सदस्यों की संख्या कम से कम 60 है, ठीक है, कम से कम बाकी सभी में 60 सदस्य हैं। तो ये जो सदस्य होते हैं, मैं बात क्या कर रहा हूँ, कम से कम 60 में क्यों बताया आपको यहाँ पे कि कम से कम 60 सदस्य तो है ही है, और अगर 60 सदस्य कम से कम हो जाएंगे और आप अगर 20 भी राज्य हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी उसमें। 60 × 20 करेंगे 1200 मेंबर तो ऐसे ही हो गए अगर 60 मेंबर हैं, और जबकि उत्तर प्रदेश ऐसा बड़ा राज्य है जहाँ 400 से प्लस है, तो अकेले ही वो लोकसभा को बिठाने मतलब बराबरी किए पड़े हुए हैं। तो इस स्थिति में क्या, इनके मतों का मूल्य कम होगा। राज्यों के विधायक लोग होंगे, क्योंकि इसमें मतों के मूल्य को कम करने के पीछे का मोटिव क्या है, देखो जरा समझो आप कि पूरी जनसंख्या में से ही लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होकर के गए हैं, तो लोकसभा के सदस्य पूरी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं,
और राज्यसभा के जितने विधानसभाओं के जितने सदस्य हैं वो भी पूरी इतनी ही जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो दोनों के मतों का मूल्य समान होना चाहिए ना। दोनों के मतों का मूल्य मतलब क्या है, सारे विधायक बराबर, सारे सांसद होने चाहिए। क्या समझ रहे हैं? यानी कि चूंकि जब एक सांसद को अगर देखिए पूरी जनसंख्या में पूरे भारत की जनसंख्या को प्रतिनिधित्व कर रहा है ना सांसद। अरे भाई मैं घबराए क्यों, कोई डाउट है क्या? सांसद क्या करते हैं, पूरे भारतवर्ष की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं सब मिला करके। अरे भाई साहब मतलब सब मिला करके हो गया, तो वो सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अगर मतलब उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो तो क्या हो रहा है, वो भी अपना एक है। इसी तरह से सभी राज्य, बिहार है, हरियाणा है, पंजाब है, तमाम सारे जितने स्टेट है वो भी वही प्रतिनिधित्व करें, यानी उन्हीं जनता में से तो ये बैठे हुए हैं। समझ रहे बात को? तो कहने का कुल टोटल मतलब ये है कि जितने ढेर सारे विधायक मिलकर के उतनी जनता पर ही तो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जितने पे लोकसभा कर रही है। समझ आई बात? कि ये विधायक भी तो उतने ही जनता पर कर रहे हैं, तो इनके मतों, सभी के मतों का मूल्य अब बराबर सांसद के मतों के मूल्य के बराबर तो होगा। समझ में आए कुछ बात थोड़ी सी? तो आप ब्रॉड माइंड करिए कि भाई जनसंख्या अगर मान लो भारत की 100 और 100 में से 10 सांसद ही इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। अब पता चला कि ये 100 जो है 28 भागों में बटे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 28 राज्य समझिए। अब यहाँ पर क्या सभी अपने प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो ये सारे जितने मिल करके होंगे ये इन्हीं के बराबर तो होंगे, इनका मूल्य इन्हीं में तो बराबर होगा। जो 10 सांसद है बराबर सारे विधायक मिल करके जितने हैं, तो सारे सांसद बराबर सारे विधायकों का मूल्य, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। इस हिसाब से पहले विधायकों के मतों को मूल्य को निकालेंगे, फिर सांसदों के मतों को मूल्य को निकालेंगे, दोनों जो है बराबर की स्थिति में लाएंगे और फिर उसके बाद में समझ गया बात को। तो थोड़ा सा इस तरह से अपना किया गया। चलिए, और वो ऐसा क्यों किया गया, किसी राज्यों में ज्यादा किसी राज्यों में कम क्यों है? क्योंकि ये लोकसभा की सीटें जो निर्धारित की गई है पॉपुलेशन पे निर्धारित की, जनसंख्या तो जनसंख्या पे ये भी निर्धारित करी गई है। तो विधायकों की जो सीटें निर्धारित की गई वो अभी जनसंख्या पे ही निर्धारित है। ऐसा नहीं कि 100 को बस की उत्तर प्रदेश में 400 कर देते हैं और पता था गोवा में हम 40 कर देते हैं। ये 100 नहीं है, ये जनसंख्या है ना। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आप कर दें कि 3-3 आदमी पे विधायक होगा। बराबर करना है। 400 तो पता चला कि हम सिक्किम चले गए, पुदुचेरी चले गए और वहाँ पर बैलेंस करना शुरू कर दिए, है ना, कि भाई वहाँ पर 400 है तो हमारे पास जितना सदन यानी कि 20-20, 25-25 यानी कि 1000-1000, 2,000 लोगों पे एक विधायक हो जाएगा। विकास तो बहुत तेजी से वहाँ हो जाएगा। विधायक निधि के जो बजट आएंगे तमाम सारी चीज़ें होंगी, बहुत ज़्यादा विकास हो जाएगा। लेकिन उस राज्य का कोष भी आप ध्यान रखिए इतना बड़ा होगा भाई, जिसके घर में खूब ढेर सारे खाने वाले लोग हों या बहुत सारे लोग हों तो वहाँ पर राशन उसके घर में ज़्यादा लगेगा ना, तो सरकार मतलब यानी उसकी व्यवस्था भी ज़्यादा करेगी। तो जिन राज्यों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है उनका टैक्स, राजस्व या उनकी कमाई या जो भी चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। जिन राज्यों की जनसंख्या कम है तो उनकी बजट भी बहुत कम है, तो बहुत छोटे होते हैं तो बजट भी उनका कम होता है, तो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर सकते, ताजमहल नहीं बनवा सकते। समझ रहे बात को? क्योंकि इनकम ही नहीं होगी। अब आप लोग इतने लोग हो, मैं फाइन 5-5 रुपये लगा दूँ किसी चीज़ के लिए, या सरकार कोई नीति बना दे और 1000 लोग हों, ढेर सारा पैसा बजट क्या जाएगा। लेकिन मान लो इसमें से सब भाग जाए, केवल एक लाइन आगे वाली ही बचेगी। अब इस पर हम 100 भी लगा दें तो उसके बराबर नहीं हो पाएगा ना। तो राज्यों में जो टैक्सेस वगैरह होते हैं, जनसंख्या रहती है तो टैक्स लगेंगे ना। अब नगर पालिका में मान लो हमारे यहाँ बस्ती में जो भी है, अब हज़ारों गाड़ियाँ डेली आती हैं, हज़ारों लाखों गाड़ियाँ आती होंगी, जो भी उनकी अपने आने की कैपेसिटी हो। अब उसमें से अगर 10-10 रुपये लिया तो बहुत टैक्स हो गया। लेकिन कहीं पे पता चला कि जनसंख्या बहुत कम है गाड़ियों की, 10-20 गाड़ियाँ आनी, कितना भी टैक्स लगाओगे तो राजस्व की प्राप्ति नहीं होगी। आप देखते हैं टोल प्लाजों पे वो लंबी गाड़ियाँ लगी रहती हैं, दूर दूर तक 2-2 किलोमीटर तक। कहीं जरा सा फाल्ट हो गई तो कई किलोमीटर तक गाड़ियाँ रुक जाती हैं। वो क्या होता है, सबको देने के लिए, पैसे के लिए सब बैठे रहते हैं। तो सरकार ने क्या किया, फास्टैग वगैरह लगा दिया, आओ बिना दिए जाओ, है ना। यहाँ पर इतना सब कुछ है, यानी राजस्व की कितनी ज़्यादा प्राप्ति होती होगी सोचिए। जनसंख्या का कुल मिला के कहानी का खेल है यहाँ पर। तो विधायकों का और सांसदों के मतों के मूल्य को समान किया जाता है, लेकिन वो कैसे समान किया जाता है उस विधि के तहत हम लोग देखेंगे, हैं। चलिए, तो भैया एक एमएलए के मत का मूल्य हम लोग निकाल रहे हैं। इसमें क्या होगा, कैसे निकलेगा, राज्य की कुल जनसंख्या बटे, लिखिए इसमें आगे, एमएलए का मत निकाला, राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या
बटे राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या, राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1000। ठीक है, गुणे 1000। अब इसको जब हल करेंगे, मतलब हल करेंगे 1000 को जब हल करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, उसके मत का मूल्य आ जाएगा। या ध्यान दीजिएगा, तुम्हारी बात बता दीजिए कैसे है। किसी विधायक जी का मत का मूल्य निकालना है, तो मान लो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, अब आप औसतन ले लीजिए 20 करोड़। ठीक है, आगे आप औसतन लेना चाहते हैं 400 ले लीजिए, एवरेज समझने के लिए आपको। तो 400 सदस्यों की संख्या मोटे मोटे तौर पे रखें, तो 400 भाग देंगे, जो भी आएगा आपका इनको 1000 करेंगे। ठीक है, आ जाएगा मत का मूल्य। अगर वो मत का मूल्य करने पर, सॉल्व करने पर अगर 500 से मतलब प्लस की स्थिति 500 आ जाता है, तो एक संख्या बढ़ जाएगी। बराबर, मतलब आप समझिए, इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये आपका एक विधायक के मत का मूल्य कितना आ रहा है, वो आपके विधायक के मत का मूल्य आएगा। लेकिन अगर यही सॉल्व करने पर संख्या अगर 500 आती है, 500 से मतलब जो है ज़्यादा आती है, तो उसमें एक जोड़ दीजिएगा। 500 अगर आ जाती है, मतलब हल करेंगे तो 500 अगर आती है, तो एक जैसे करेंगे, मतलब आप देखते हैं कोई पॉइंट के बाद में अगर आप देखते हैं कि 5, जैसे मान लो 5 पॉइंट, मान लो 1.5 समथिंग ऐसे है ना, तो लगभग अप्रॉक्स क्या होता है, इसके एवरेज चला जाता है ना। समझ रहे हैं बात को? तो मत का मूल्य भी अगर 500 से होगा तो इसमें जुड़ जाएगा, 500 से ज़्यादा होगा। तो विधायक का मत तो जान गए ना, पूरी जनसंख्या बटे कुल सदन के सदस्यों की संख्या इंटू 1000 बराबर एक विधायक के मत का मूल्य हो गया। याद हो गया ना? सन्नाटा क्यों भाई? चलिए कोई बात नहीं, पूछूंगा नहीं। दूसरा चलिए करिए, एमएलए का जो एमपी का मतलब, तो इज्जत सबको बड़ी प्यारी होती है, कहीं इज्जत चली ना जाए। आधे लोगों को पता भी होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो डर जाएंगे, है ना। चलिए अच्छी बात है। एक सांसद यानी कि एमपी के मतों का मूल्य, मत का मूल्य इसमें क्या होगा, इसको भी बटे के फॉर्मेट में लिखेंगे। उसमें क्या होगा, राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के लिए, राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के लिए नियत कुल मतों की संख्या, नियत कुल मतों की संख्या यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि सभी विधायकों के मतों का मूल्य, सभी विधायकों के मतों का मूल्य यानी कि सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य बटे क्या हो जाएगा, सभी सांसदों के मतों का मूल्य बटे, लेकिन इसमें निर्वाचित रहेंगे, ध्यान रहे इसमें, बटे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। क्या मतलब समझे, समझ लीजिए कि सभी विधायकों के मतों का मूल्य यानी सभी विधायक की जो संख्या है, जो जितने विधायक चुन करके आए हैं, सभी विधायकों की जो संख्या है बटे सभी सांसदों की संख्या। समझ गए बात को? सभी विधायक बटे सभी सांसद, समझ गए? लेकिन निर्वाचित शब्द लगा हुआ है ना, सबको पहले से पता है, निर्वाचित इनटू बराबर यही हो जाएगा तो आपका आ जाएगा। ठीक है, बस इनटू नहीं होगा, इसमें सीधे आ जाएगा आपका। ठीक, ये हो गया आपका। और तीसरा इसमें क्या है, इसी में अनुच्छेद 55 में ही है तीसरा पॉइंट। पहला था आपने एमएलए के मत का मूल्य, एमपी के मत का मूल्य हो गया। अब अगला तीसरा पॉइंट इसी में लिख लीजिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव
आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। ओके।